महेश चंद्र शर्मा जी ने मेरा काम थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, ये कह के कि आप जरा कम बोलिए। और अध्यक्ष को जब सारी सवेरे से जो हमने बातें सुनी हैं आज सुबह से जो हम आज आप सबकी बातें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे सुझाव हमारे सामने आए हैं, बहुत सारे। उसको हम किस तरीके से ये जो सारा मुद्दा है हमारे सामने उसमें ढाल पाते हैं, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। हमारे एक साथी ने कहा कि 3 धाराएं थी, स्वामी रामदेव की और अन्ना की और गोविंद जी की। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं तीनों के साथ जुड़ा रहा हूँ और अभी जुड़ा हुआ हूँ, और तीनों को मैंने नज़दीक से देखा है और ये भी जानने की कोशिश की है कि क्यों अन्ना साहब का जो आंदोलन था इतना सक्सेसफुल हुआ है, बाकी आंदोलन क्यों उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, और उसकी शायद हम सोच करेंगे। ये मंथन चलता रहेगा। व्यवस्था परिवर्तन की हम जब बात करते हैं साथियों, तो सबसे बड़ी चिंता की जो विषय है, जो मुझे लगता है कहीं हमारे उसमें नहीं आ रहा है, वो है कि जब हमारी सोच है, और जब मैं सोच की बात कर रहा हूं तो आर्थिक जो सोच है देश की या ग्लोबली जो आर्थिक पॉलिसीज हैं, उसका जब तक हम उसका विश्लेषण नहीं करें, उसको नहीं समझें, मुझे नहीं लगता कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को बदलें या उसमें कुछ अच्छे लोग भेजें, उससे कोई बदलाव आ जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आज हम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को अगर फॉलो करते हैं तो देखने में आता है, और जब तक हम उसको समझते हैं तब तक वो हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है वो चीज़। उदाहरण के तौर पर WTO जब आया था, जिसकी पहले भी हमारे साथी में बात की, तो एक मॉडल, ग्लोबल मॉडल एक लेके आया था। आज वो मॉडल जो है काफ़ी हद तक वो सक्सीड नहीं हुआ, यानी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, और ये कहा जा रहा है कि WTO का जो राउंड है अब शायद यहीं पर समाप्त हो जाए। लेकिन प्लान ए तो फेल हुआ अगर, लेकिन प्लान बी भी देखिए जो उसके साथ साथ खड़ा है, जिसको हम समझने की कोशिश करें तो हमें समझ आता है कि क्या होकर रहा है इसमें, किस हम व्यवस्था के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जब तक इसको हम नहीं समझेंगे इन चीजों को। प्लान बी ये है कि G20 का जो समूह है, आप जानते हैं G20 कंट्रीज जो डोमिनेट करते हैं ग्लोबल पॉलिसीज को, उनकी अगली मीटिंग हम नवंबर में देंगे। उस मीटिंग में उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को 2 बातें मुख्यतः रखी हैं सामने जो हम सबको इम्पैक्ट करती हैं। 2 बातें ये हैं, एक तो आपको हर कंट्री को कहा गया है कि आप अपने FDI रिटेल खुदरा बाजार की जो नीति आ रही है उसको आप खोल देंगे और आप उसके जितने भी ऑब्स्टिकल हैं रास्ते में से हटा देंगे। आपको रिपोर्ट पेश करनी है, IMF जो है उसको डोमिनेट करेगा, उसको कंट्रोल कोऑर्डिनेट करेगा, आपने उसको रिपोर्ट पेश करनी है। हमारी जो नीतियां बन रही हैं, आप जानते हैं इस पे रिटेल के ऊपर, वो इसलिए बन रही हैं क्योंकि G20 का ये आदेश है, और G20 अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अधिकतर लोग नहीं जानते कि G20 क्या है, इसका महत्व क्या है। दूसरी नीति उनके सामने ये रखी है उन्होंने कि दुनिया में आज खाद्यान्न की कीमतें बढ़ रही हैं। इसलिए बढ़ रही है, उनका कहना यह है क्योंकि जो देश जिनके पास सरप्लस है वो निर्यात नहीं कर रहे, वो रोक के बैठे हैं अपने भंडार को। तो ये आदेश है कि आप अपने जो भी आपके पास सरप्लस है वो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। भारत जैसा देश अगर कहे कि नहीं, मुझे अगले 6 महीने की तैयारी करनी है या अगले 1 साल का भंडार अपने पास रखना है, तो उनका कहना नहीं, आप अपना एक्सपोर्ट करिए, जब आपको जरूरत हो आप विदेशी बाजार से बाहर से मंगवा सकते हैं। मैं ये आपके सामने इसलिए रखी है ये बात कि जब तक हम नीतियों को नहीं विश्लेषण करेंगे तो हम शायद भ्रष्टाचार के फाउंडेशन पे नहीं जा पाए। अगर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है हमारे देश में तो वो नीतियों के लेवल पे है, जिसको हम नहीं समझना चाहते। टेलीकॉम पॉलिसी हो या फूड पॉलिसी हो, जब तक हम उसकी
जो मुख्यतः जहां से नीति बनती है और किस तरीके से वो नीति बनती है और क्यों बनती है, जब तक हम उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि हम भ्रष्टाचार के कुएं में या उसमें खोए रहेंगे, हम नहीं ढूंढ पाएंगे। और नीतियां जो बन रही हैं हमारे देश में, अगर आप उसको देखें, जैसा कि पहले हमारे साथियों ने कहा, कुछ नीतियां अब जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज की बन रही हैं, एक जो पॉलिसी अभी आने वाली है जो जिसको बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, BRAI बिल आ रहा है, ये सब नीतियां जो हैं ग्लोबल नीतियों से हमारे देश की नीतियों में क्या सिमिलैरिटीज है या क्या डिफरेंस, आप देखेंगे कि जो नीतियां बाहर हैं वही नीतियां हमारे देश में लाई जा रही हैं किसी न किसी रूप से, और वो हमें समझने की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे में भी कमी रह गई है कि हम उसको एक अच्छी तरह उसका एक एनालिसिस हम नहीं कर पाए हैं और अपने ही उसके लेवल में या अपनी ही सोच के हिसाब से उसको नहीं ढाल पाए हैं लोगों के हिसाब से कि क्या हमें करना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो लैंड एक्विजिशन की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे देश में, जैसे हमारे साथी राकेश ने बताया कि लैंड एक्विजिशन जो हो रही है, जमीन किस तरीके से दी जा रही है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या इस देश में एक भी सरकार ऐसी है जो इसका सचेत हो? हर रंग की सरकार जो है, वो मैं तो हर जगह कहता हूं कि सरकारें जो है वो प्रॉपर्टी डीलिंग में आगे नहीं आती। सरकारें एक ही काम करती है, प्रॉपर्टी डीलिंग में है, और मुख्यमंत्री जो है वो सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं। और ये किसी भी, ये नहीं कि भी सिर्फ यूपीए की हो, एनडीए की हो, लेफ्ट पार्टीज की हो, सब सरकारें एक जैसी हैं और वो सबके सब जो है आज कॉर्पोरेट थिंकिंग के कंट्रोल में है। और जब तक हम इस चीज पे नहीं हम फोकस करेंगे कि ये जो सोच है, जो मेन डोमिनेंट है जो पॉलिसीज के ऊपर देश की, उसके ऊपर हम अगर अपना ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे, मुझे लगता नहीं कि हम उस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर पाएं या हम उस करप्शन को एड्रेस करने की बात कर पाएं जो इस सब परिवर्तन के होने के बावजूद भी मेरा मानना है कि वो हो भी रहेगी। दो बातें सुबह से हुई हैं। मेरे को कल से जब से मैं आया हूं, मुझे बहुत से हमारे साथियों ने कहा कि एक बात पे मैं जरूर बात करूं, ये जीडीपी क्या है। जब साथियों ने कहा तो मुझे लगा कि व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं, जहां सोच की बात है, तो ये जीडीपी एक बहुत बड़ा इसका एक मुद्दा है जो हमें समझने की जरूरत है। आज हमारे देश में हर आदमी या हर दूसरा आदमी ये मान के चलता है कि हमारे देश में जीडीपी बढ़ रही है तो ये प्रगति का निशान है, किसी भी धारा में से आता हो, लेकिन ये मान के चलते हैं कि जीडीपी बढ़ना बहुत जरूरी है इस देश में। आप लोग भी हैं, हम सब हैं, आप और हम जब सुबह अखबार पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी जीडीपी अब 7.7 पे आ गया, तो बड़ी चिंताजनक विषय है। फिर सब सोचते हैं कि 12% क्यों नहीं हो सकता। हमारे एक राष्ट्रपति साहब हुआ करते थे, अब्दुल कलाम साहब, वो कहा करते थे हमारा देश 14% जीडीपी कर सकता है। तो ये सारा देश जो है वो जीडीपी के दौड़ में लगा हुआ है। ये जीडीपी का चक्र है क्या? और इसका करप्शन के साथ या ब्लैक मार्केटिंग के साथ या जो व्यवस्था परिवर्तन है उसमें क्या इसका रोल है, ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसको शायद हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों ने कहा कि मॉन्सेंटो का बीज भारत में आ रहा है, ये कंपनियों का बीज आ रहा है। ये क्या कारण है कि इस सब बीज पे आने पे सरकार जोर देती है? पैदावार नहीं बढ़ती है, लेकिन फिर भी सरकार का जोर रहता है कि ऐसा बीज बिके। स्वदेशी ने बहुत सालों से एक मूवमेंट चलाई थी कोका कोला के खिलाफ और पेप्सी कोला के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में जोर रहता है कि कोका कोला बिके, पेप्सी कोला बिके। ठंडा मतलब कोका कोला, ये रहा इस देश में। क्या कारण है? हम सब जानते हैं, हमारे साथी ने कहा ये कि हेल्थ इंपैक्ट्स जो हैं, आज हर आदमी, दूसरा आदमी अगर आप घर में देखें तो दवाइयों के सिर पर जीवित है। वो बच्चा पैदा होता है, उसको डायबिटीज होती है, सारी जिंदगी वो गोली पर रहेगा, उससे भी जीडीपी बढ़ती है। कहीं ना कहीं हमारी सोच में नहीं है कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या सोच है, ये कितना इंपैक्ट कर रही है सारी चीज को जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं आज। ये जीडीपी है क्या भला? जीडीपी क्या है ये? इसको सोचने के लिए आप डेफिनेशन देंगे मुझे, डेफिनेशन तो सबको आपने रटी रटाई होगी, ठीक है, लेकिन जीडीपी अगर आप और मेरी परिभाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जीडीपी इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट एक्सचेंजेस हैंड्स, यानी पैसे का जो हम आदान प्रदान करते हैं वो जुड़कर वो जीडीपी बन जाती है। यानी आपने पैसा दिया, मैंने पैसा लिया, लिखित में आ गया तो जीडीपी बढ़ जाती है। ये मैं
ब्रॉडली बता रहा हूं आपको। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक पेड़ खड़ा है तो जीडीपी नहीं बढ़ती, अगर आप उस पेड़ को काट देते हैं तो जीडीपी बढ़ती है। अब आप सोच लीजिए, आपको पेड़ चाहिए कि सारे पेड़ को काट देना चाहिए आप? हमारे देश में जितने पेड़ खड़े हैं, अगर हम सबको काट दें तो आज हमारी जीडीपी 27% हो जाएगी। हमारी सरकार सिर्फ पेड़ काट दीजिए, आपकी जीडीपी 27% हो जाएगी। प्रधानमंत्री अपना रिकॉर्ड जो उनके रिपोर्ट कार्ड है वो दिखा सकते हैं। अगर यमुना साफ बहती है तो जीडीपी बहुत हल्की सी बढ़ेगी, लेकिन अगर यमुना गंदी बहती है तो जीडीपी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार बढ़ जाती है। वो ऐसे कि पहले तो आपने नदी को आसपास इंडस्ट्री लगाई जो गंदी, जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तब जीडीपी बढ़ गई। फिर आपने पानी जो गंदा हो गया नदी का, फिर आप 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेके आए डीएफआईडी से या यूएसएड से, जहां से भी लेके आए, फिर जीडीपी बढ़ गई। फिर हम सब ने पानी पिया, आप बीमार हुए, हम भी बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, अपने डॉक्टर को फीस दी, डॉक्टर ने फीस ली, फिर जीडीपी बढ़ गई। तो बढ़िया तरीका, जीडीपी बढ़ती जाएगी। आपने आज देखिए हमारे देश में कारों पे जोर क्यों रहता है? अखबार अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा जाता है कि इस तिमाही में कारों की बिक्री कम हो गई है, देश को चिंता करनी चाहिए। जब इकोनॉमिक कोलैप्स था तब भी कहा गया कि कारें हमारे देश में बहुत बिक रही हैं, इससे साइन कि हमारे देश में इकोनॉमिक रिसेशन नहीं आया। कारण यह है कि जब कार बिकती है और सरकार का पूरा जोर रहता है कारें ज्यादा बिके, जितनी कारें बिकती हैं उतनी जीडीपी बढ़ती है। अगर आप 10 करोड़ की कार लो या 5 करोड़ की लो या 2 लाख की कार लो, जितने की आप कार लोगे तो जीडीपी बढ़ गई। आपने पैसा दिया, उसने पैसा दिया, फिर आपने कार चलाई, पेट्रोल भी लगा उसके अंदर, वेयर एंड टियर भी हुआ, जीडीपी फिर बढ़ गई। फिर कार चली तो फिर पोल्यूशन भी हुआ, फिर बीमार हुए लोग, कुछ तो मर गए तो गिनती में आते नहीं, लेकिन जो बीमार हुए फिर डॉक्टर के पास गए, दवाइयां ली, फिर जीडीपी बढ़ गई। तो ये बहुत बढ़िया चक्र है जीडीपी बढ़ने का, जिसको कभी समझने की कोशिश नहीं की। और हमारे जितने भी हमारे देश के लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक थिंकिंग जो है, वहां भी जीडीपी को मान के हम चलते हैं कि जीडीपी बढ़ेगी तभी डेवलपमेंट होगी। ये लैंड एक्विजिशन जो हो रही है, नोएडा में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है जो कहा जाता है कि देश की सबसे महंगी जमीन वो, उससे ना आपको फायदा ना मुझे फायदा। तो सरकार क्यों जोर देती है कि ज्यादा से ज्यादा महंगाई जमीन महंगी बिके? क्योंकि उससे जीडीपी बढ़ेगी, उससे ना आपको फायदा होता है ना मुझे फायदा होता है। हम सब जानते हैं कोका कोला पीने से, पेप्सी कोला पीने से, थम्स अप पीने से आपको नुकसान होते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार जोर देती है, सरकार भी और कंपनियां भी, सरकार मतलब उसको अनदेखा नहीं करती है। वो इसलिए कि उस जितना आप कोका कोला पियोगे उतना जीडीपी फिर बढ़ेगी, क्योंकि आपने बोतल खरीदी, किसी ने बोतल आपको बेची तो जीडीपी बढ़ गई। फिर आपने उसको पिया, पीने के बाद आप बीमार तो होंगे ही, अभी नहीं होंगे 10 साल बाद हो जाएंगे, तो फिर आप जीडीपी बढ़ेगी। तो ये क्या कारण है कि हमारे यहाँ सोच में ये आता ही नहीं है? मैगी नूडल जो है सब लोग बड़ी, आजकल माँ किसको दोष देना, माताएं खुद करती हैं। बच्चा जाए तब करता है तो कहती है चलो मैगी नूडल दे दो, 2 मिनट में काम हो जाएगा पूरा। मैगी नूडल में जो क्या नुकसानदायक चीजें हैं कोई नहीं जानता, ना कोई जानना चाहता। ऐसे अगर आप हर चीज को देखें तो सेहत के लिए जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, और वो डेलिबरेटली किया जा रहा है, वो जानते हुए कि इससे नुकसान होगा। आज ये हालात है कि अमेरिका में, जहां से हम सब अपनी नीतियां लेते हैं, अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग जो मरते हैं वो खाकर मरते हैं, भूखे पेट नहीं मरते। एक जमाना था जब अमेरिका में सिगरेट स्मोकिंग से ज्यादा लोग मरते थे, आज खाने के बाद लोग ज्यादा मरते हैं। वहां पर तकरीबन 4 लाख लोग जो हैं वो मोटापे से मर रहे हैं हर साल, और वो मोटापे से इसलिए मर रहे हैं क्योंकि जो उनका फूड है वो इतना कंटामिनेटेड है या इतना खराब है, प्रोसेस फूड है सारा उनका, कि उससे उनको मोटापा होना ही होना है, मोटापे के बाद उनको बीमारियां भी होनी और मरना भी है। लेकिन अमेरिका की जीडीपी तभी बढ़ती है कि अगर ये सब काम चलता रहे। अब वही खाद्यान्न पदार्थ भारत में लाए जा रहे हैं। हमारे देश में कहा जा रहा है कि सब इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसको आप लीजिए, इन्वेस्टमेंट आ रही है इन सब प्रोसेस फूड के लिए। प्रोसेस फूड जो है वो आपकी सेहत को खराब करते हैं,
आपकी सेहत खराब होगी तभी जो है फार्मास्यूटिकल दवाइयों वाली इंडस्ट्री जो है, या हॉस्पिटल वाली इंडस्ट्री है, वो तभी उसका ग्रोथ होगी अगर आपकी सेहत खराब होगी। और दवाई वाली इंडस्ट्री जो है उसकी ग्रोथ तभी होगी अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी है। तो दुनिया में 3 किस्म की इंडस्ट्री जो है जो डोमिनेट कर रही है ग्रोथ के लिए। एक तो है फूड, दूसरी है फार्मास्यूटिकल, तीसरा है इंश्योरेंस। और यही एक कारण है कि इंश्योरेंस की कंपनियां फूड के स्टॉक्स में पैसा लगाती हैं, ताकि जितना फूड खराब होगा उतना ही सारा देश की दुनिया की जीडीपी बढ़ेगी। एक डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक्चुअली वी हैव लर्न द आर्ट ऑफ कीपिंग ए सिक पॉपुलेशन अलाइव फॉर लॉन्ग। यानी हमने ये सीख लिया, हमें ये आर्ट आ गई है कि हम कैसे एक बीमार पॉपुलेशन को लंबे अरसे तक जीवित रख सकते हैं। ये हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है यही काम करती है और उससे जीडीपी बढ़ती है। और कहीं भी मैं देख रहा हूं जहां व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, कहीं ये सोच में नहीं आ रहा है कि जीडीपी इज नॉट द टचस्टोन टू डेवलपमेंट। जीडीपी से ग्रोथ नहीं होती है। उस सोच को कैसे बदला जाए कि जीडीपी एक तरह का मापदंड जो है हमारे सामने नहीं होना चाहिए। एक वेलफेयर इकोनॉमी हमारे सामने देखना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा डिस्पैरिटी हम कम कर पाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा हम एम्प्लॉयमेंट लोगों के हाथ में दे पाएं। इनकी तरफ हमारा सोच होना चाहिए। मुझे लगता है सबसे बड़ी व्यवस्था परिवर्तन तो यहां से शुरू होती है। दूसरी बात यह है कि आप देखें हमारे देश में, राकेश भाई ने भी कहा किसानों की आत्महत्याओं की बात। भारत जैसे देश में जहां पर कि 60 करोड़ परिवार हो किसानों के, 60 करोड़ पॉपुलेशन जो है आज उसको हमारे देश की पूरी इकोनॉमिक थिंकिंग ये है कि ये किसी योग्य नहीं है, इनको खेती से बेदखल किया जाए। सारी हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं अगर आप देख लें देश की, तो इस तरफ जा रही हैं कि कैसे किसानों को खेती से बाहर निकाला जाए। चाहे वो आत्महत्या करके निकले, चाहे वो मजबूरी से निकले क्योंकि आज खेती में आमदनी नहीं है, या सारी नीतियां लैंड एक्विजिशन के माध्यम से हो, किसी भी एक्विजिशन के माध्यम से हो, किसानों को वहां से निकाला जाए। क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने हमें पहले कहा था कि आपको ये नीतियां लेके चलनी है। 1996 में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि 2020 तक भारत में जो लोग गांव से शहरों की तरफ पलायन करेंगे उनकी जनसंख्या जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस की जनसंख्या से दुगनी होगी। इन तीनों देशों की जनसंख्या 20 करोड़ है। तो भारत, वर्ल्ड बैंक ने 1996 में कह दिया था कि 2015 तक, अब नजदीक आ गया 2015, 40 करोड़ लोग जो हैं वो गांव से शहरों की तरफ पलायन करेंगे। मुझे लगता है स्वदेशी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये स्वदेश को आप कैसे बचाओगे जब सारी कोशिश ये है कि इनको गांव से शहरों की तरफ निकाला जाए। तो ये किस स्वदेशी की हम बात कर रहे हैं जिसकी हम संरक्षण कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्योंकि हम बोलते जाएंगे, हम अपने आप को रोमांटिसाइज भी करते जाएंगे, लेकिन क्या स्टेप्स होने चाहिए जो हमें लेने चाहिए कि जिससे करके हम इस गलत जो एक माइग्रेशन का सिस्टम चल रहा है उसको हम रोक पाए। कुछ कर सकते हैं हम लोग? मुझे लगता है कि ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, राकेश भाई इस बात को मानेंगे, कि आज किसान के जेब में या किसान के पास आय नहीं है, पैसा नहीं। जो खेती करता है वो उससे इतना निचोड़ लिया जाता है उससे कि वो आज खेती व्यवसाय नहीं करना चाहते। कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, कुछ लोग तो अपने आप किडनीज बेचते हैं, बॉडी ऑर्गन्स को बेचते हैं। और ये भी हमारे अध्ययनों में पाया गया है कि 40% किसान खेती छोड़ना चाहते हैं अगर उनको कुछ व्यवसाय मिल जाए ऑर्गेनाइज। और जिस देश का किसान नहीं रहेगा वो कौन से स्वदेशी की तरफ हम बात करेंगे, कौन से स्वदेश की हम बात करेंगे? ये कारण मुख्यतः ये है कि किसान के पास हर माह कम से कम जो उसकी मैक्सिमम जो एवरेज जो हम इनकम देखें तो वो 2,500 रुपए से ज्यादा नहीं। एक परिवार की मासिक आय अगर 2,500 रुपए हो तो वो उस व्यवसाय को क्यों लेके चलेगा आगे? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसान की इनकम बढ़ाने के लिए भी जोर देना पड़ेगा। ये स्वदेशी की भी एक नीति में होना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? एक तो जैसे वॉलमार्ट और अभी FBI रिटेल की बात हो रही है कि अगर हम इनको लाएंगे भारत में तो किसान की आय बढ़ेगी। ये सब गलत है। ये गलत है क्योंकि इससे अमेरिका में भी किसान की आय नहीं बढ़ी। जब किसान की आय वॉलमार्ट आने से वहां नहीं बढ़ी तो भारत में कैसे बढ़ जाएगी? ये हमें सोचने की जरूरत नहीं है। करना क्या चाहिए? मेरा ये मानना है, आप सब इस बात से सहमत होंगे कि आज सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हमें अपने हर किसान परिवार को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, यानी एक किसान के लिए भी एक इनकम कमीशन का गठन होना चाहिए। कम से कम
आज चपरासी को 15,000 रुपये मासिक तनख्वाह मिलती है, किसान को 2,500 रुपये मिलती है। तो क्या हम अपने अन्नदाता को चपरासी के बराबर भी नहीं कर सकते? जब हम ये कर पाएंगे तभी किसान जो है वो खेती में जाएंगे, तभी वो जिस नीतियों की हम बात करते हैं, जिस उन्नत खेती की हम बात करते हैं जो कि स्वदेशी के साथ जुड़ी हुई है, वो तभी उसको अडॉप्ट कर पाएगा। और ये सोच में कहीं मानसिकता में हमारी इतनी कमी है। हमारे एक शुरुआत में जब हमारे सज्जन एक बोलने आए थे, उन्होंने गाय की बात की थी, और मैं अक्सर ये बात करता हूँ, मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बात कर गए थे कि गाय की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात कर गए थे। वो दूध पैदा वाली गाय को आप क्यों बचाएंगे, क्यों रखेंगे अपनी देसी गाय को, जब तक कि उसकी दूध की जो है प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। और ये हमें माना जाता है, हम लोग सब मानते हैं कि हमारी गाय बिल्कुल निकम्मी है, किसी काम की नहीं है, 1 लीटर दूध देती है, 2 लीटर दूध देती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। तो आप जर्सी को और हॉर्सियन फ्रीजियन को लाइए, बाहर से क्रॉस ब्रीड करिए, तब आपकी गाय की प्रोडक्शन बढ़ेगी, यही माना जाता है। आपको हैरानगी होगी जान के कि अब तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने भी मान लिया है कि देसी गाय की नस्लें जो हैं उसमें बहुत क्षमता है। 900 बुल, अब मुझे हिंदी नहीं आती इसकी, सांड तो ठीक है, पेडिग्री बुल्स, यानी जो उन्नत किस्म के जो सांड बनाए जाएंगे, 900 किस्म भारत में वो बनाएंगे एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और हमारे देश में जो गाय का जो संरक्षण है अब वो देसी गाय के ब्रीड के ऊपर होगा। शुक्र है, देर से आए दुरुस्त तो आए, देर से आए दुरुस्त आए। मैं ये भी उदाहरण देता हूँ, कुछ महीने पहले मुझे ब्राजील जाने का मौका मिला, क्योंकि मैं गाय पे बहुत बोलता हूँ, शायद उन्होंने इसे बुला लिया मुझे। एक गाय का मिल्क कंपटीशन हुआ, गाय के दूध का 3 दिन का मिल्क कंपटीशन हुआ। 3 दिन के बाद उसमें 80 या 82 गाय जो है उसमें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई। जो गाय, जब मुझे उसमें अवार्ड देने के लिए बुलाया गया, तो जो गाय पहले नंबर पर आई, ये ब्राजील की बात कर रहा हूं जो दुनिया का आधा डिस्टेंस है, जो गाय पहले नंबर पर आई वो गीर थी, गुजरात से। और गीर का जो प्रोडक्शन लेवल था वो 48.8 लीटर था। 48.8 लीटर पे गाय जो पहले नंबर पर आई है वो गीर थी, गुजरात से। जो गाय दूसरे नंबर पर आई वो कांकरेज थी, गुजरात से, उसका 45 लीटर का उनकी क्षमता थी, यह उसने रिकॉर्ड अचीव किया। तीसरी जो गाय आई वो फिर गीर थी, गुजरात से, 42 लीटर पे। और जो चौथी गाय आई वो जर्सी थी, 41 लीटर पे। और जब मुझे इनाम देना था, तो जिस आदमी ने पहला इनाम मिला उसको, उसने मुझसे एक सवाल पूछा मंच पर। उसने कहा कि ये गाय जो मेरे पास है, जिसका मैं पहला इनाम ले रहा हूं, ये भारत से आती है। आप मुझे ये बताइए कि हमने भारत के स्टैंडर्ड के बराबर हम पहुंच गए हैं कि अभी हमें और भी बहुत अचीव करना है। और मुझे बहुत शर्म आई उसको बताते हुए कि हमारा तो कहीं स्टैंडर्ड है ही नहीं गाय के साथ, हमें तो अपनी गाय पे शर्म आती है। वो इसलिए क्योंकि हमारी सारी जो सोच थी, हमारी जो एजुकेशन की, वो ये थी कि हमारे देश में कुछ भी काम करें, चाहे गाय हो, घोड़ा हो, गधा हो, कुछ भी हो, हमारे देश में काम का नहीं है। जब तक हम बाहर से लाके उसको क्रॉस ब्रीड नहीं करेंगे तो उसकी उन्नत किस्म नहीं हम निकाल पाएंगे। ये कहीं ना कहीं हमारी सोच में है। और मुझे लगता है कि जिस सोच की हम बात करते आए हैं स्वदेशी के माध्यम से, वो सोच ये है कि हमें अपनी ही चीजों पर गर्व होना कब आएगा ये मुझे मालूम है, और वो हमारी नीति में कैसे आएगा वो हमें अगला स्टेप होना चाहिए। लेकिन पहले हमें अपने आप तो समझ आए कि हमारे पास क्या है, लेकिन हमें शर्म आती है हमारे किसी भी चीज को हम देख लें। और यही एक कारण है कि हमें अपने बीजों पर भी शर्म आती है। हम मॉन्सेंटो, माइको और बाकी कंपनियों के बीज लेने को तैयार हैं, चाहे उनकी पैदावार बढ़े या ना बढ़े। उससे क्यों सरकार का इंटरेस्ट क्या है कि जितना आप बाहर का बीज खरीदोगे, कंपनी जितना बीज बेचेगी उतना जीडीपी बढ़ती है। मॉन्टेक सिग्नल वाले का इंटरेस्ट तो जीडीपी बढ़ाने में। अगर आप किसान अपने आप में बीज का आदान प्रदान करोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर कंपनी आपको बीज बेचेगी तो जीडीपी में इजाफा होगा। तो सरकार का इंटरेस्ट हमें समझ आता है, लेकिन हमारा भी तो इंटरेस्ट कहीं होना चाहिए। हमें समझ आना चाहिए कि क्या ये कारण है मुख्यतः जो हमारी ये सोच को या जिस व्यवस्था की हम बात करते हैं परिवर्तन को कहीं रोके हुए। और वो इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि हमारे में कहीं ना कहीं हम अभी तक अपने आप को इन सब चीजों को नहीं समझ पाए और उसको ढाल पाए अपनी ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि अगर ये 3-4, मैंने इसलिए आपके सामने ये उदाहरण रखे
ताकि हम उसको एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देख पाएं कि इसका क्या रेलेवेंस है। ये क्या कारण है कि हमारे देश में जब भी हम कोई प्रॉब्लम होता है हमारे देश में, तो उसका सोल्यूशन जो है वो हम अमेरिका में ढूंढते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारा किसान जो है वो आज इतना क्राइसिस में है कि वो और कोई चारा नहीं है, उसको या तो टेक्नोलॉजी बाहर से लेनी पड़ेगी या उसके पास, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हमें ऐसी अप्रोचेस लेनी आनी पड़ेगी। लेकिन हमारे देश का एक किसान है जिसकी हम कई बार चर्चा करते हैं, उमेंद्र दत्त जी कहीं हैं तो उनको बुलाते भी हैं उमेंद्र दत्त जी अपने उस भाषणों में, अपने सेमिनार्स में। एक किसान है विदर्भा में। विदर्भा आप जानते हैं क्षेत्र, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। विदर्भा क्षेत्र में एक किसान ऐसा है यवतमाल जिले में जो पहले उन्नत बीज जो टेक्नोलॉजी है ग्रीन रेवोल्यूशन की, उसको लेकर खेती करते थे। कुछ साल पहले उन्होंने बंद कर दिया, वो तंग आ गए कि इससे कितनी पोल्यूशन होती है, क्या नुकसान होता है सबको, जमीन को, पर्यावरण को, आदमी की हेल्थ को। उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग या होलिस्टिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट किया। आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे वो साथी जो हैं उनके पास 40 या 50 वर्कर्स हैं, फार्मर्स काम करते हैं। तो वो किसान, उसके पास 16 हेक्टेयर जमीन है, और वो किसान जो है अपने वर्कर्स को या अपने किसान जो उनके पास है जो वर्क काम करते हैं उनको बोनस भी देते हैं, साल में 50 दिन की छुट्टी भी देते हैं, प्लस लीव ट्रैवल कंसेशन भी देते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो ग्रीडी नहीं है, लालची नहीं। किसान भी कोशिश करता है कि जितना अपने पास रख ले। ये नहीं है कि हर एक आदमी एक सोसाइटी का हिस्सा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अच्छी चीजें लेके उनको एक्सपेंड भी करना है, और हमें बाहर से अच्छी चीज मंगाने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, लेकिन अपनी चीजों पर शर्म करने से बजाय अपनी चीजों की क्षमता को भी देखें। आपके सामने मैं एक दो बातें कह के एक बात खत्म करूंगा कि हमें एज फार एज पॉलिसीज आर कंसर्न कि हमें क्या करना चाहिए। शायद हम इस बात पे विचार भी कर पाए आगे। 3 चीजें करने की जरूरत है। आज देश की जो जमीन है उसकी तबाही हो चुकी है। सबसे बड़ा काम हमें करना है कि इस जमीन को कैसे रिजुविनेट करें, कैसे इस दोबारा इसको सॉइल हेल्थ को वापस करें। मुझे लगता है कि यहाँ पर स्वदेशी का बहुत बड़ा योगदान है। कहीं ना कहीं हमें अपने अपने स्तर पर उसको जोड़ना पड़ेगा। वो अगर हम काम कर पाएंगे तो खेती हमारी उपजाऊ होगी। खेती उपजाऊ होगी तो कृषि का जो चक्र है वो ठीक ही रास्ते पर चलेगा। किसान की आय बढ़ने के लिए हमें किसान आयोग की बात करनी पड़ेगी। मैं नहीं जानता क्यों हमारे कम से कम कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां हमारी फैमिलीज की सरकारें हैं, वहां पर क्यों हम एक किसान का एक वेतन आयोग नहीं गठन कर पाते। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या हमारे पास जैसे में आपका G20 एग्रीमेंट्स हैं, उनको भी हमें देखकर एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि इससे हमें क्या खतरे मोल आए। अगर हम इन 3 चीजों पर चलते हैं ब्रॉडली, तो हमें एक देश की जो नीतियां हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन की हम बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ी परिवर्तन जो मेरा अपना मानना है कि वो शुरुआत होती है आपकी सोच से, इकोनॉमिक थिंकिंग से। और इकोनॉमिक थिंकिंग को बदलना बहुत बहुत जरूरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। चलिए हम कोशिश करें कि आने वाले इस सेशन के बाद हम अगले सेशंस में या हम ऑर्गेनाइजर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरफ कैसे हम ध्यान दे पाएँ, कैसे इसको जोड़ पाएँ, कैसे इस बात को हम आगे फैलाएं इस बात को वो हम आगे कर पाएँ। और उसके लिए मेरा ये मानना है कि चाहे वो कोई भी धारा हो, चाहे वो राम की हो या अन्ना की हो या गोविंद जी की हो, इन सबको अब एक टाइम आ गया है कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के चलना पड़ेगा। और ये एक टाइम आ गया है हमें हाथ जोड़ने का, वरना तो वही होगा कि पहले रामदेव जी पे अटैक होगा, फिर अन्ना हजारे पे होगा, अरविंद केजरीवाल पे होगा, और एक समय नहीं है कि गोविंद जी पे भी अटैक शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम सबको ये बात से सबक सीखनी पड़ेगी कि एकता में ही सारा कुछ हमारा फ्यूचर है, और वो एकता जो है वो हमारे हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद।